हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। द फ्यूचर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की जो भर्ती थी, जिसका एग्जाम 17 और 18 को होना था, वो कैंसिल हो गया। अब उसका री एग्जाम विद इन 6 मंथ होना तय हुआ है। तो इस तरह के एग्जाम्स के लिए अभी जैसे आपका यूपीएसआई भी आएगा, रेलवे की भर्ती आएंगी, तो उन सभी एग्जाम्स में एसएससी के एग्जाम हो गए, उन सभी एग्जाम्स में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वो होता है आपका हिंदी। अब एक कम्युनिकेट करने के लिए भाषा की हमें जरूरत होती है, और हम क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो हमारे लिए एक नॉर्मल भाषा जो जिसमें हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, वो भाषा ही हमारी क्या आती है? हिंदी आती है। आप सभी आज मेरे साथ क्या सीखेंगे? हिंदी ही सीखेंगे, क्योंकि हम बोल तो लेते हैं, हम समझ तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदी में भी ऐसे शब्द होते हैं, हमें ये पता नहीं रहता कि भाई ये लोकोक्ति है, या ये मुहावरा है, या ये अक्षर है, ये वर्ण है, ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है। तो इन सब शब्दों की जानकारी हम यहीं से हासिल करेंगे। सवाल उठता है कि भाई हमें इन सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी की जरूरत हमें क्यों है? सीधी सी बात है, हम जब भी बात करते हैं तो हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा कहते हैं बच्चे। मैंने कहते हुए भी सुना है कि वो कह देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जी नहीं, हमारा पूरा एक नेशन है और वो मल्टीलिंगुअल है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर उर्दू भी बोली जाती है, यहाँ पर मराठी भी बोली जाती है, यहाँ पर मलयालम भी बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तमिल बोली जाती है ना, संस्कृत भी बोली जाती है। तो यहाँ पे हम उसको राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी हिंदी। तो उसी भाषा को समझने के लिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप बैठने जा रहे हो, आप डिफेंस में बैठने जा रहे हो, तो अपना एक कम्युनिकेट करना है, पेपर वर्क करना है, वो सब हमारा अधिकतर काम किसमें होता है? हिंदी में होता है। इसीलिए अपनी भाषा को जानना बहुत जरूरी होता है। बात करते हैं अगर हम हिंदी की, तो हिंदी का जैसे हम बात करते हैं किसी भी अदर सब्जेक्ट की, तो उसको पढ़ने से पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए? बेसिक पता होना चाहिए। उसका तल क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसका मूल क्या है, वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हिंदी का भी हमें उस जड़ का पता होना जरूरी है। मान लो आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बट आपको यही नहीं पता कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, राइट? तो आपको लैंग्वेज का पता ही नहीं चलेगा, भाषा का अच्छे से पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हम पहले उसकी जो वर्णमाला होती है, उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं, हम सबसे पहले उनको पढ़ते हैं। हिंदी में भी हम वही करेंगे। अपना जो हम हिंदी स्टार्ट करेंगे, वो सबसे उसका बेसिक चैप्टर वर्णमाला से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हिंदी के अलावा और भी जो सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीएस, उन सबको भी पढ़ना हर एक एग्जाम के पर्पज से बहुत जरूरी होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमसे किसी भी तरह की अपेक्षाएं हैं आपको कि हम अपने चैनल को और किस तरह से इसमें कुछ क्वालिटी बढ़ानी है, कुछ भी, तो आप हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं। कंटेंट यहाँ पर आपको पूरा मिलेगा, फ्री मिलेगा, कोई कॉस्ट नहीं है, नथिंग एल्स। चलिए, अब सबसे पहले हम अपना डिस्कस करते हैं सिलेबस। हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है उसका सिलेबस। हमें ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें पढ़ना क्या है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर ये बल्क में चीजें होती हैं, लेकिन हमें उसमें क्या पढ़ना है वो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। ज्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं हम उसमें पढ़ेंगे कि हम पूरा डीप हिंदी पढ़ेंगे, नहीं। हमें केवल बेसिक्स पढ़ने हैं और उन्हीं बेसिक्स को समझना है। जो हमारे काम की चीजें हैं हम उनको पढ़ेंगे, राइट, और उन्हें अपने एग्जाम के पर्पज से और अपने डेली लाइफ के पर्पज से उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हिंदी। तो हिंदी में हमें जो पढ़ना है, कुछ टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे। एक सब्जेक्ट हो गया है पूरा। सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया, वर्णमाला, जो कि हमारा क्या है? बेस है। किसका? हमारे सब्जेक्ट का, हमारे हिंदी का बेस है, दैट इज द वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला के साथ फिर हम करेंगे संज्ञा, सर्वनाम होता है, सर्वनाम होता है, उपसर्ग होते हैं,
प्रत्यय होते हैं, राइट, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, और हमारे क्या होंगे, विशेषण होता है, क्रिया होता है, राइट, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, क्रिया, समास, राइट, और समास हो गया, है ना। समास के साथ हमारा क्या चलता है, शब्द रचना चलती है, राइट। समास हो गया, लाइक हमारे कारक हो गए, विराम चिन्ह, चिन्हों का उपयोग, हम इसको विराम चिन्ह ना करके हम इसमें कहेंगे चिन्हों का उपयोग हम कैसे करते हैं, चिन्हों का उपयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ पे हमें विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पे हमें ये रुकावट के लिए लगाना है, कहाँ हमें कोमा लगाना है, राइट। तो इन सारे चिन्हों का उपयोग हम कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम उसमें पढ़ें, राइट। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ते हैं, फिर हमारे आ जाते हैं रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, है ना। रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक हमारा ऐड होता है, वो होता है लिंग, वचन, कारक, ठीक। उसके साथ हमारा चलता है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। सिलेबस को पूरा हम डिस्क्राइब ज्यादा नहीं करेंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं करवाएंगे। अब हमें ये पढ़ना है कि भाई हमारा जो टॉपिक है वर्णमाला, हम साथ साथ पूरा सिलेबस इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसी पूरे सिलेबस के साथ साथ कंटेंट के साथ हम पढ़ते हुए चलेंगे। अपने नोट्स आप इसके मेरे साथ साथ बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए हम अपना आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, वो है हमारा वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है, हम वर्णमाला की अगर हम परिभाषा बताएं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है वो हमारा क्या होता है, वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है, राइट। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाया, वर्णमाला कहलाया। इतना कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, हम जिसको पढ़ने वाले हैं वर्णमाला क्या है, ठीक है। हमने कहा वर्णों का व्यवस्थित समूह है, ठीक है। अब वर्ण क्या है, क्वेश्चन हमारा आता है वर्ण क्या है, व्यवस्थित समूह क्या है ना। भाई आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर में आप देखेंगे अगर कोई स्टोरी है तो वो लास्ट से शुरू नहीं होती, कहाँ से शुरू होती है, शुरू से शुरू होती है। एक राजा था, एक रानी थी, उनका बड़ा राज्य था, वो अपने राज्य में इस तरह से रहते थे, ऐसी उनकी राज्य व्यवस्था थी। तो ऐसा तो नहीं कि पहले ये स्टार्ट कर दिया कि एक राजा था वो मर गया, उससे पहले उसका एक राज्य था, ऐसा हो गया, युद्ध हुआ, ऐसे कभी नहीं करते ना। तो यही व्यवस्थित समूह यही होता है कि आपने शब्दों को अरेंज किया तो आपने एक पूरा कंटेंट बना दिया। ऐसे ही वर्णों को जब हम व्यवस्थित कर देते हैं, हमने वर्णों में बता दिया स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, अयोगवा अलग है, संयुक्त व्यंजन अलग है, उत्क्षिप्त व्यंजन अलग है ना। तो ये उनका क्या हो गया, व्यवस्थित समूह हो गया। हमने इसी को क्या कहा, व्यवस्थित समूह कहा। तो जो वर्णमाला कहती है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है, वर्णमाला कहलाता है। तो वर्ण क्या हुए, वर्ण क्या होंगे उस हिसाब से, ठीक है। वर्ण क्या होते हैं कि आपने बोल दिया अ, आपने बोल दिया क, आपने बोल दिया ट, आपने बोल दिया च, तो ये हमारे सारे अ से लेके, यानी कि हम बात अगर एक शॉर्टकट में आपको बताऊं तो आ से लेके ज्या तक हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं सभी, ठीक है। इन वर्णों को मिलाकर ही क्या बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे शब्द। तो शब्द क्या हुआ, वर्णों को मिलाकर, वर्णों को मिलाकर एक अर्थपूर्ण,
जो हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है, जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, हमने 3 वर्ण मिला दिए, र, अ, म। ये तीनों को अगर मैंने अलग अलग कर दिया तो तीनों क्या हो गए, अलग अलग वर्ण हो गए, एक मात्रा हो गई। ठीक है, अब जब इन्हें मैंने बिल्कुल क्या कर दिया, मिला दिया, तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। यही हमने क्या कहा, शब्द कहा। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, फिर हमारी बात आती है अक्षर। अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है। ठीक है, अक्षर क्या हुआ, अक्षर होता है कि भाई मुंह से निकली हुई ध्वनि, जो चीज हमने बोल दी, जिसको अब नष्ट नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते, उसको हम अक्षर कहते हैं। और उसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, जिसको हमने लिख दिया, उसका ही वो लिखित रूप क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। तो अक्षर क्या हुआ कि आपके मुख से निकली ध्वनि। ठीक है, अब जिसको ना तोड़ा जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता, राइट, वापस नहीं लाया जा सकता, वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, वो हमारा अक्षर हो गया। वर्ण, उसी ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप जो हुआ, वो हमारा क्या कहलाया, वर्ण कहलाया। अब मान लो हमने कोई वर्ण गलत लिख दिया है ना, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे तोड़ भी सकते हैं, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसे मिटा भी सकते हैं। मिटाना वैसे नहीं कि भाई हमने संसार से ही मिटा दिया, नहीं, जैसे मैंने ये कर दिया, ये मैंने इसको मिटा, ठीक है, वापस से मुझे लगा गलत है तो मैंने वापस लिख दिया, उसको मिटा भी सकते हैं। ये मैंने फिर से रफ कर दिया, मिटा भी सकते हैं, ये हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी को कुछ कह दिया है तो उसको कहने के बाद, अगर आपने किसी को कुछ कह दिया है तो उसे कहने के बाद वो शब्द वापस नहीं आ सकते। आपने किसी को लिख के गाली देने की कोशिश की या लिख के कुछ टोंट सुनाने की कोशिश की, आपका मन किया तो आप उसे दे देंगे, नहीं मन किया तो आप उसे फाड़ के जला के फेंक देंगे। ठीक है, तो जो ध्वनि का लिखित रूप हुआ वो आपका वर्ण कहलाया, और जो मुख से निकली हुई ध्वनि हुई जिसका अब कोई तोड़ नहीं, वो हमारा क्या कहलाया, अक्षर कहलाया। शब्द क्या हुआ, वर्णों को मिलाकर जो अर्थपूर्ण बना, उसको हमने क्या कह दिया, शब्द कह दिया। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते चलेंगे मेरे साथ ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा डेफिनेशन हो गई है इन्हीं सबके एग्जाम्पल के साथ, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, 2 शब्द आते हैं, वर्ण और फिर आता है ध्वनि। ठीक है, वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। तो वर्ण क्या हुआ, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। हर एक शब्द का, हर एक इक्विपमेंट का, हर एक चीज का कुछ ना कुछ बेस जरूर होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी इकाई जरूर होती है। तो यहाँ पे वर्ण क्या हुआ, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई है, उसको हमने क्या कहा, वर्ण कहा। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, मौखिक इकाई है, उसको हमने क्या कह दिया, ध्वनि कह दिया। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई वर्ण हमारे होते कितने हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे हमारा टाइप्स आ जाता है, कुल वर्णों की संख्या टाइप्स में आ जाती है
कि जो हमारे वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कुल वर्णों की संख्या हम कहते हैं, हमारे कुल वर्णों की संख्या होती है 52, 52। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी 52। अब ये जो 52 है ये पूरे हमारे अ से लेके कहाँ तक है, ज्ञ तक, ज्य तक है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, मैं बार बार ज्ञ और ज्य दोनों बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग इसे ज्ञ बोलते हैं, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं, बताते हैं, आगे बताएंगे तो ये ज्ञ नहीं निकलेगा, ये ज्य निकलेगा। ठीक है, तो ये अ से ज्ञ तक टोटल हमारे कितने हो गए, ज्य तक ये हो गए हमारे 52। अब अगर मैं इन वर्णों को लिखने की कोशिश करूं तो हमारे पास अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ठीक है, और इनके बीच में एक आ जाता है री, ए, ऐ, ओ, औ, राइट, अंग, अह, ऐसे ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नीचे से एक शुरू होता है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ड, अण। ठीक है, अंगा, इया, अण। हम इन तीनों को ही क्या पढ़ते आ रहे हैं, अणाखाली, 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 यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन नहीं, ये होता है अंग, ये होता है अह, ये होता है अंगा, ये होता है इया, और ये होता है अणा। ठीक है, ये क्या होता है, अंगा, इया और अणा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। ठीक है, फिर ये पूरा हमारा कहाँ तक चला जाता है, नीचे तक पूरा ये इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, ठीक, फिर हमारा आता है, इसके आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, फिर हमारा आता है प, फ, ब, भ, म। ठीक, फिर हमारा आता है य, र, ल, ब, फिर आता है श, श, स, ह। ठीक है, ये आ गया। फिर श, श, ह के बाद हमारा क्या आ जाता है, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये तो एक एडिशनल है, यहाँ ज्ञ तक हमारे खत्म हो गए। ठीक है, तो क से लेके ज्ञ तक, आ से लेके ज्ञ तक हमारे टोटल कितने वर्ण आ जाते हैं, 52 वर्ण आ जाते हैं। टोटल कितने आ गए हमारे, 52, 52 वर्ण आ गए। अब इनका डिवीजन किया जाता है कैसे। ठीक है, अब इसमें से कुछ होते हैं स्वर, कुछ होते हैं व्यंजन, ठीक है, कुछ होते हैं आयोग वह, ठीक, कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अंग और अहा को जो है ना, हम इसको थोड़ा स्पेस बनाते हैं और अंग और अहा को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, कुछ हो गए संयुक्त व्यंजन और कुछ हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन। कुछ कैसे हो गए, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। ठीक है, स्वर व्यंजन आयोग वह, संयुक्त व्यंजन और कुछ हो गए हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अब स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11। व्यंजन हमारे कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं हमारे 33। आयोगवा कितने होते हैं, 2। और संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2। ठीक, फिर से समझ लीजिए, स्वर हमारे कितने, 11, व्यंजन कितने 33, 33, आयोगवा कितने 2, संयुक्त व्यंजन कितने 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने 2। यहाँ आ जाइए, यहाँ हमारी पूरी वर्णमाला लिखी हुई है, यानी कि उन 5 में हमने डिवाइड किया है किसको, कुल वर्णों। तो ये हमारा क्या है, वर्णों के प्रकार, आप इन्हें कह सकते हैं कि कितने प्रकार के हमारे पास वर्ण होते हैं। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है। चलिए
अब देखिए ये अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हमारा री 11। ये 11 जो हो गए ये हमारे आ जाते हैं स्वर। बॉक्स में बंद कर देंगे इनको। आपने भी यही करना है। ऐसे नहीं कि आपने स्वर लिखा उसके आगे ए आ ई अपने लिखना शुरू कर दिया, नहीं। आप सीधे सीधे वर्णमाला लिखिए, उसमें आप बॉक्स में बंद करते चलिए, उनके साथ लिखते चलिए। इससे आपको वर्णमाला भी याद रहेगी और आपको आसानी रहेगी इस चीजों को समझने में। ठीक है, तो अ से लेके औ तक हमारे क्या हो गए? स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए? 11। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। अब जो छोटे छोटे नंबर है पहले हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अयोगवा होते हैं 2। ये दोनों हमारे क्या हैं? अयोगवाह है। ये दोनों क्या हो गए? अयोगवाह हो गए। क्लियर है बात? अंग और अहा, विसर्ग और अंग। ठीक है, ये दोनों को क्या कहा? अयोगवाह कहा। और अयोगवाह किसने कहा था इन्हें? इन्हें कहा था अयोगवाह किशोरी प्रसाद द्विवेदी जी ने, वाजपेयी जी ने। किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने इनको कहा था अयोगवाह। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने? 4। अब हम यहाँ पे श्रमिक लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर श से लेके और श्र तक, इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन ये है, संयुक्त व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्य और श्र। ये 4 हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन 4 को हमने क्या नाम दिया? संयुक्त व्यंजन। क्यों है ये संयुक्त व्यंजन? क्योंकि ये ऐसे व्यंजन है जो 2 वर्णों को मिलाकर बने। अक्ष है तो इसका जो हमारा बनता है वो बनता है क प्लस श से। ठीक है, त्र है, त्र हमारा बनता है त प्लस रा से। ज्या है, ये हमारा बनता है ज प्लस इया से। अब ये ज और इया मिलके क्या बनाए? ज्या बनाया। ज्या नहीं बनाया, क्या बनाया? ज्या बनाया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। फिर आता है हमारा श्रमिक। तो श्रमिक श्र जो होता है, सॉरी श्र जो होता है वो हमारा बनता है श से और रा से। अब देखो ये चारों ही व्यंजन हमारे 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए हमने इनका क्या नाम दिया? संयुक्त व्यंजन इनका हमने नाम दिया। ठीक है, फिर आते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हमारे 2। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। ठीक, कौन कौन से होते हैं? ड और ड। इनके नीचे अगर हम बिंदी लगा दें तो ये पूर्ण तरह हमारे क्या हो जाएंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे। इन दोनों को हमने क्या कहा है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा? क्योंकि जिन व्यंजनों को बोलने में जो आपकी जीभ है ऊपर टकराए और झटके से नीचे आ जाए, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इसमें ड और ड दोनों ही आपके ऐसे हैं जो उसमें जीभ आपकी ऊपर टकराती है और फिर झटके से नीचे आ जाती है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया। बाकी के जो अब बचे हुए हैं जहां पे हमने बॉक्स नहीं किया है, ये आपके पूरे कंप्लीटली, जिन पर मैं नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर रही हूं, ये इनका प्रोनाउंसिएशन है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब जिन पे मैं इस तरह से टिक कर रही हूं, बाकी के ये बच गए, ये हमारे सारे क्या हो गए? ये हमारे सारे हो गए व्यंजन। ठीक है जी, बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समझ आ गया वर्ण क्या होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं और किस तरह से हमने वर्णों को डिवाइड किया है। पूरी तरह से कंप्लीटली इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, क्यों हमने इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा, क्यों इन्हें अयोगवाह कहा और किसने कहा उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं,
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, मौखिक इकाई क्या है, स्वर कितने, व्यंजन कितने, अयोगवा कितने, संयुक्त कितने, उत्क्षिप्त कितने। ठीक है, ये एक हमारे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो गया किसका, वर्णों का। ठीक है, ये आपने ऐसे ही करना है, पूरी वर्णमाला लिखनी है, उसी में आपको बॉक्सेस, जितना ज्यादा कलरफुल आप रखेंगे, जितना ज्यादा बॉक्सेस बना के रखेंगे, चलो ये भी नहीं कह रहे हम कि आप उसे कलरफुल रखिए, कलरफुल रखने से आपको ही थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं चीजों को तो हमें समझने में आसानी हो जाती है, राइट। नहीं भी करना चाहते तो आप जिस तरह से इनको करना चाहते हैं बस हाईलाइटेड रहने चाहिए बस। ठीक है जी, इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है। चल आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं लिपि। ठीक, लिपि क्या होती है, लिपि का क्या मतलब होता है, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है। ठीक है, लिपि क्या होती है, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, लिखने का तरीका, वही उस भाषा की क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा है तो उसकी लिपि क्या होगी, उर्दू भाषा है उसकी लिपि क्या होगी। ठीक है, इंग्लिश हम लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा हम लिखते हैं, उसकी भी एक लिपि होती है, कभी कभी हम इसको रोमन में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हिंदी का हमारा क्या आ जाता है, हिंदी की लिपि कहलाती है देवनागरी, हिंदी की लिपि क्या कहलाती है, देवनागरी। उर्दू की लिपि होती है अरबी और फारसी, उर्दू की लिपि क्या हो गई, अरबी और फारसी। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उसको लिखा जाता है। तो आप जो ये हिंदी भाषा लिखते हैं इसकी लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। इसी लिपि को क्या किया गया है, इसी का मानकीकरण किया गया है, मानकीकरण किया गया है। ठीक है, किसने किया है इसका मानकीकरण, इसका मानकीकरण जो किया है, इसका मानकीकरण किया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसका मानकीकरण किसने किया, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसका मानकीकरण किया था। ठीक है, कब किया था, इसका मानकीकरण कब किया गया था, मानकीकरण इसका किया गया 1983 में। कब किया गया मानकीकरण, 1983 में किया गया। ठीक, मानकीकरण का क्या मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि हम चीजों को हमें ऐसे ही लिखना है, हमने जैसे लिख दिया 1 2 3 तो ये कैसा हो गया, ये इंग्लिश में लिख दिया हमने 1 2 3, हमने लिखा एक, ठीक है, ये हमने एक लिख दिया, एक के बाद हमने ये 2 लिख दिया, फिर हमने 3 लिख दिया, तो ये हमारा किस में हो गया, ये हिंदी में हो गया। ठीक है, तो ये मानकीकरण होता है कि आपने इस भाषा को ऐसे ही लिखना। ठीक, तो मानकीकरण इन्होंने किया था और 1983 में किया था। इतनी चीज क्लियर है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट जो हम क्लास में स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा स्वर और व्यंजन, उन दोनों को हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, इसको पढ़िए, चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को पूरी तरह से हमारे साथ कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।